यस, वेलकम टू स्टूडेंट्स ऑन केमिस्ट्री पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 11th है एनसीईआरटी केमिस्ट्री, उसका जो चैप्टर सेकंड है उसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक थ्योरी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इससे रिलेटेड कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक्सपेरिमेंट थे, ये 2-3 एक्सपेरिमेंट हैं जो एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सबसे पहले ये जो मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप मॉडल है वो दिया गया, यानी ऑयल से स्प्रे किया गया ऑयल ड्रॉप का, और उसके बाद में यहाँ इस पर्टिकुलर पोर के थ्रू वो ऑयल के पार्टिकल आए और यहाँ 2 चार्ज प्लेट है, वो पार्टिकल नीचे की ओर गिरे, फिर एक्स-रे सोर्स से कोई रेडिएशन दी गई जिससे इन पार्टिकल को चार्ज किया गया और वहाँ कंट्रोल किया गया कि ये पार्टिकल नीचे गिर भी सकते हैं या ऊपर भी रह सकते हैं, यानी जिस टाइप का इनको चार्ज दिया गया उसके अकॉर्डिंग इनका बिहेवियर इस रीजन में देखा गया। और माइक्रोस्कोप से इधर देखा गया कि यहाँ एक क्या बिहेवियर है इन ऑयल ड्रॉप्स का। इससे एक्चुअल में चार्ज का पता चलता है पार्टिकल्स पे। ऐसे ही इसको आप दूसरे तरीके से इस तरह समझ सकते हो, इसे एटोमाइजर भी कहते हैं, जो स्प्रेयर है ऑयल ड्रॉप का। तो यहाँ जो ऑयल ड्रॉप्स है वो एकदम टाइनी पार्टिकल की फॉर्म में, छोटे पार्टिकल की फॉर्म में इधर से निकल रहे हैं और यहाँ एक्सेस सोर्स से इन पे चार्ज अप्लाई किया जा रहा है और इधर माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है। ये दोनों चार्ज प्लेट है। तो ये मिलिकन के ऑयल ड्रॉप मॉडल का एक अदर फॉर्म है। कोई भी पार्टिकल जो रेडिएशन इमिट करता है उसे हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में यहाँ 3 टाइप की जो रेडिएशंस है वो पास होती है। अल्फा इन्हें हम पार्टिकल कहते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। तो ये अल्फा, बीटा और गामा के चार्ज प्रॉपर्टी को शो करने का डायग्राम है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इस वजह से नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। बीटा पार्टिकल होते हैं नेगेटिवली चार्ज, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो गामा पार्टिकल है वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे वो किसी भी प्लेट की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है जिसमें इन्होंने, अब मैंने अल्फा, बीटा और गामा इससे पहले डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आ चुका। तो इसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल आया। उससे पहले एक डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी का मॉडल था जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल होते हैं एटम में, यानी एटम एक इंडिविजुअल डिविजिबल पार्टिकल होता है जिसको और आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। इंडेस्ट्रक्टिव पार्टिकल होता है जिसे हम आगे और तोड़ नहीं सकते थॉमसन के अकॉर्डिंग। यानी थॉमसन के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो किसी भी सब्सटेंस की एटम थी, और उनमें ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, यानी चार्ज जो है इनमें बिखरे हुए पार्टिकल्स की फॉर्म में थे, इस वजह से इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड का जो एक्सपेक्टेशन था इस एक्सपेरिमेंट से पहले वो ये था कि अगर इन एटम के थ्रू अल्फा पार्टिकल पास करवाए जाए तो वो सीधे के सीधे इनको पास करते ऑलमोस्ट नो डिफ्लेक्शन के साथ सीधे पास होंगे। कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होना चाहिए क्योंकि सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जैसे तरबूज में बीज होते हैं, वैसे प्लम पुडिंग एक फ्रूट होता है, फॉरेन फ्रूट, तो वो उस जैसा होता है। तो उस जैसे मॉडल की वजह से एक्सपेक्टेड ये था। उसके बाद में एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ वो सोर्स है जो अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, यहाँ एक गोल्ड की फॉइल रखी गई बहुत पतली और उस पे ये अल्फा पार्टिकल डाले गए। अब अल्फा पार्टिकल से डालने के बाद में इनका कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, इसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए चारों ओर क्या ली हुई है, जिंक सल्फाइड की एक फॉइल ली हुई है। अब जैसे अल्फा पार्टिकल इससे डिफ्लेक्ट होके इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे या फॉइल पे जहाँ कहीं भी गिरेंगे वहाँ फ्लैश जनरेट करेंगे, यानी चमक उत्पन्न होगी, जिससे पता चल जाता है कि उनकी डायरेक्शन क्या थी। तो एक्सपेरिमेंट के बाद में कंक्लूजन क्या निकाला गया? कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पर जैसे ही पास करवाते हैं गोल्ड फॉइल से, तो ये गोल्ड के एटम हैं, तो यहाँ जो अल्फा पार्टिकल है, कुछ मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए, कुछ डिफ्लेक्शन के साथ शो हुए और सेंटर से होते हुए यहाँ मेजर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। यानी इस फॉइल में
जो एटम्स है उन एटम की सेंट्रल कंडीशन से अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, उसके फिर बाहर चारों ओर अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन जो है यानी विक्षेप है या मार्ग परिवर्तित होना है वो थोड़ा कम है और मोस्टली सीधे ही पास हो रहे हैं। तो इससे एक कंक्लूजन निकला कि किसी एटम का जो मास है वो सेंटर में माना जा सकता है। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल की भी कुछ कमियां थी। कमियां ये थी, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो हैवी नहीं होते, तो एटम के सराउंडिंग चक्कर लगाते रहते हैं सर्कुलेटरी पाथ में। लेकिन जब ये चक्कर लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो जनरेट होना ही चाहिए, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल जैसे ही मुड़ेगा तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो उसके बाद में ऐसे होते होते इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। यानी ऐसे तो फिर एटम की जो साइज है वो क्या होती जाएगी, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। तो ये एक लिमिटेशन थी रदरफोर्ड मॉडल की, यानी वो इस बात को नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर है तो सही। इस कॉन्सेप्ट को जहाँ से डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हुआ उसे न्यूक्लियस कहा रदरफोर्ड ने, और ये कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के सेंटर में यहाँ सेंट्रलाइज्ड है। अब कमी यही थी कि इलेक्ट्रॉन अब किस तरह से मूव कर रहे हैं, वहाँ सिचुएटेड किस तरह से एटम में, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था। तब एक कॉन्सेप्ट आया जिसे हम बोलते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा बाद में समझेंगे, उससे पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। किसी अलग वीडियो में हम ये थ्योरी वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी ये जो वीडियो स्पेशली चैप्टर सॉल्यूशन का है। तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी है वो h न्यू के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी होती है और ये जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, यानी किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है न्यू के। ठीक है, अब ये प्लांक थ्योरी क्या कहती है, प्लांक थ्योरी ये कहती है कि ये जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल, जैसे एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद में डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट आया जिन्होंने कहा कि ये पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव लाइक नेचर, दोनों नेचर शो करते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह नेचर शो करते हैं तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ये अप्लाई होता है। इससे पहले पार्टिकल नेचर शो करता है तो आइंस्टीन का पार्टिकल नेचर ये कहता है पार्टिकल की जो एनर्जी है वो mc² है, और दे ब्रोगली ने इन दोनों को मिक्स कर दिया और कहा कि जब वो स्थिर है या किसी सरफेस पे गिरता है तब तो वो पार्टिकल है, और जब चलता है, यही छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, इनके लिए जब चलता है तो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे भी एक अलग से थ्योरी है। डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक सीक्वेंस है जिसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बना रखी है, हमारे टीचर्स ने हमें बताई, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट्स डाला हुआ है एक, तो वो आप देख सकते हैं, उसे पता चल जाएगा। खैर, मैं ये कह रहा था ये दोनों चीज़ें एक साथ अप्लाई हो गई डे ब्रोगली कॉन्सेप्ट में, और यहाँ से आप सी को वी भी मान सकते हो। सी लाइट ऑफ वेलोसिटी है, एम मास ऑफ पार्टिकल है, एच प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ ये प्लांक कांस्टेंट का ये जो यूनिट है वो दी जाती है। तो अब यहाँ से अब आप जो भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो इससे ही सॉल्व करेंगे, जो प्लांक कांस्टेंट है उससे। जो mc² है, mc² = hc/λ। इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं न्यू की वैल्यू c/λ। तो यहाँ c से c कैंसिल हो गया और अपने पास आया mc = h/λ, या इसे mv = h/λ भी कह सकते हो। अगर हम इस c को वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल मान ले, उस पार्टिकल की वेलोसिटी मान ले, तब ये फॉर्मूला है। तो ये तीन फॉर्मूले यानी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एंड डे ब्रोगली थ्योरी
के फॉर्मूले आपको डी ब्रोगली में क्या है, प्लांक आइंस्टीन का पार्टिकल नेचर, प्लांक का वेव नेचर, दोनों की एनर्जी को इक्विवेलेंट मान लें और फिर उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला डिराइव करें तो वो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलते हैं हम जो आपके एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने। देखो ये क्वेश्चन पहले हमने सॉल्व कर लिए हैं, ये भी उस टाइम पर हमने कर लिया था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं ये भी सॉल्व हो गया था। अभी हम यहाँ चल रहे हैं। एक सोडियम लैंप है, उससे उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यहाँ लैम्डा दी हुई है 580 नैनोमीटर, और इसकी आपको क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी और न्यू तरंग संख्या का परिकलन करना है। तो आपको वही चलना होगा। दिया हुआ क्या है, लैम्डा है 580 नैनोमीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और तरंग संख्या होती है न्यू बार 1/λ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। न्यू c/λ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो पहले आप इसका न्यू बार कैलकुलेट कर लीजिए। न्यू बार कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा रखो 1/580 नैनोमीटर का मीनिंग क्या है, नैनोमीटर का है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तरंग संख्या इसे वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स में एक्सप्रेस की जाती है, व्यक्त की जाती है, ये तरंग संख्या होती है। तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा, ये तो आ जाएगा मीटर इनवर्स, और 10⁻⁹ आ जाएगा 1/580। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आप लिख देंगे 1/580, तो ये 0.00172 आया है, 0.00172 इंटू 10⁻⁹ मीटर इनवर्स। आप सेंटीमीटर इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जब सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ 10⁻² आ जाएगा, और 2 इससे कैंसिल होगा तो -7 आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा। इससे हम 0.00172 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर इनवर्स कहते हैं। जनरली वेव नंबर को सेंटीमीटर इनवर्स में ही एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ इसको, अब इस वैल्यू को 0.172 में कन्वर्ट करें तो ये 3 वैल्यू हो गई। मीन्स डेसिमल के राइट साइड में आपको 3 डिजिट छोड़ के चलना होगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मैथमेटिक्स कहती है कि अगर आप नहीं चाहते हो किसी वैल्यू में चेंजिंग हो तो जितने से मल्टीप्लाई करो उतने से डिवाइड कर दो 10⁻⁷ सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका ऑपरेशन तो इस पर अप्लाई हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 1.72 और ये 10⁻⁻3, इधर आके 10⁻⁻3 हो जाएगा। ये 3 है, -3 तो -4 सेंटीमीटर इनवर्स में ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 1.72 इंटू 10⁻⁴ माइनस नहीं आएगा, 4 आ जाएगा इसमें, ठीक है। और अगर आप मीटर में रखना चाहोगे तब उस केस में ये आ जाएगा 6, 10⁻⁶, ठीक है। तो ये तो आगे अपने पास वेव नंबर। वेव नंबर के बाद में हमें कैलकुलेट करना है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना होगा, ये जो आपके पास लैम्डा है ना, उसको c से डिवाइड करना है। यानी इस फॉर्मूले में आपको 3, ये लाइट की जो वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की वेलोसिटी है, अपॉन 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया। हर्ट्ज 1 हर्ट्ज एंड साइकिल पर सेकेंड, ये दोनों इक्वली होते हैं यूनिट, ठीक है। तो अब अपने पास क्या रहा, 10⁻⁹ ऊपर चला गया, तो ये 9 और 8 17 आ गया, 10⁻17 आ गया, और ये रहा अपने पास 3 डिवाइडेड बाई 580, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो अपने लेवल पे, लेकिन अभी अपने पास यहाँ डिजिटली टाइम कम है, 005
1017। तो यहाँ पर भी 1000 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मीन्स 10⁻³ इसमें से कम करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 14, यानी 5 पॉइंट एक्चुअल में ये आ जाएगा 5.17 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, ये इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो इस तरह न्यू की वैल्यू ये और न्यू बार की वैल्यू ये, सारे इक्वेशंस, सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो इसी तरह चलेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आंसर आ गया अपने पास इसका, और ये आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट चलते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर। ऐसे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश की संगत हो। इंग्लिश वर्जन में आप देख सकते हो, वैसे ये पूछा हुआ है कैलकुलेट व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विद ए वेवलेंथ ऑफ 2.6 है ना, 2.6 ईयर। फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच कॉरस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज है वेवलेंथ ऑफ, इसकी वेवलेंथ इतनी है और फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसके आपको कितने फोटोन बनते हैं ये कैलकुलेट करना है। अब फोटोन बनने के लिए आपको करना क्या है, पहले तो इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एनर्जी किससे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी से। और आपको पता है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स थ्योरी E = h के अकॉर्डिंग चलते हैं। h है 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। और जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 × 10⁻15 पर सेकेंड कह दो चाहे हर्ट्ज कह दो, बात एक ही है। तो 3 × 10⁻15 पर सेकेंड, ये तो हो गए कैंसिल, सॉरी जूल सेकेंड होता है ये, है ना, पर सेकेंड नहीं है, जूल सेकेंड है। तो ये तो हो गए कैंसिल, और आपके पास क्या रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और 15 इसमें माइनस करना है। एनर्जी इसकी पूछी है, तो 6.62 × 3 इंटू ये 15 इसमें से माइनस कर दो, तो 10⁻, कितने रह जाएंगे, 19 रह जाएंगे, ठीक है, जूल में, वैल्यू इसकी जूल में आएगी। तो 19.86 × 10⁻⁻19 जूल, ये तो आ गई इसकी एनर्जी। ठीक है, आप इसको 1.9 करोगे तो इस तरफ डिजिट लाओगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसको ही आप 1.986 × 10⁻⁻18 जूल बोल दोगे, क्योंकि जब इसका ऑपरेशन तो हो जाएगा, इस पर इधर लाओगे तो ऑपरेशन इसका होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई पूरे करोगे तो -18, ये तो हो गई इसकी एनर्जी। अब सेकंड इसमें क्या पूछा है, अगर इतनी फ्रीक्वेंसी है तब उस केस में इतनी लैम्डा है, तब इसकी फोटोन की एनर्जी क्या होगी। अब की बार लैम्डा चेंज करके बता दी, 0.50 एंगस्ट्रम है, और अगर लैम्डा हो 0.50 एंगस्ट्रम तब अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना होगा E = hc/λ। h 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, c 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी वैसे कैंसिल करते चलो ताकि आपकी दिक्कत नहीं हो, और लैम्डा है 0.50 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मीनिंग क्या होता है आपको पता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। मीटर से मीटर को कैंसिल करने के लिए आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये आ गया 10⁻⁻10 मीटर। तो इस मीटर से ये मीटर तो कैंसिल हो गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 18, और यहाँ अब अच्छा इसमें फिर क्या रह गया, 6.62 × 3/0.50 इंटू ये 18 हो गया, तो ऊपर रह गया 10⁻34 - 18।
16 हो गया, -16 जूल में आएगी वैल्यू। उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 पॉइंट, ये अपने पास 6.62 इंटू 3, फिर इसको डिवाइड करना है 0.50 से, तो 39.72 आ रहा है अपने पास। तो आंसर है 39.72 इंटू 10⁻⁻16, ये जूल में आएगा। 39.72 इंटू 10⁻16। अब आपकी NCERT ये कह रही है कि एक ही डिजिट में आपको बताना है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 डिजिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका आपको इस साइड में लाना होगा, तो ये ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो 3.972 अब ये इधर अप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁻15 जूल में आ जाएगी वैल्यू। तो ये आपके पास इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन होने जितने भी है, अब 2.6 जैसे ये है। अब ऐसे ही 2.7 में ये क्या दिया है, ये टाइम दिया है, ठीक है। और इसके आपको लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। इंग्लिश में एक बार मैं दिखा देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले अगर कोई देख रहे हैं तो यहाँ आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है ये, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट whose period is 2.0 into 10⁻⁻, सेकेंड में वैल्यू है, ठीक है। ये अपने पास टाइम दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से आपको पता है टाइम का जस्ट इनवर्स हर्ट्ज होगा, यानी फ्रीक्वेंसी जो होगी 1/2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड इनवर्स ये हो जाएगा। जब आपको ये पता है तब आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो ये आ गई, इसको 1/2 इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स कहोगे तो 0.5 इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स। क्या सही लिखा है, क्या हमने सही लिखा है? इसको आप 5 में कन्वर्ट करोगे तब क्या होगा, यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 डिजिट रहनी चाहिए, तो 10/10। तो इसका ऑपरेशन इस पे अप्लाई होती है 5 और ये 10⁻9 सेकेंड इनवर्स। तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी। अब इसमें वेवलेंथ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा और लेमडा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू हो जाएगा। यानी न्यू तो आई अपने पास 5 इंटू 10⁻9 सेकेंड इनवर्स और सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास मीटर में वेवलेंथ आएगी। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 ही रह गया, ठीक है। और ये हो गया 0.6, ये मीटर में आ गई वैल्यू। आप डेसिमल के राइट साइड में जाओगे तो 10/10 करना पड़ेगा आपको, 6 अगर आप करोगे इसमें तो इसे 10/10 में कन्वर्ट करो, तो इसका ऑपरेशन तो इस पे अप्लाई हो गया, ये हो गया 6 इंटू 10⁻2 मीटर। ये अपना किसका, लेमडा का आंसर आ गया। ये अपने पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी, ये लेमडा, और 1 लेमडा क्या है, वो है वेव नंबर। न्यू बार इक्वल्स टू 1 लेमडा, ये है 1/6 इंटू 10⁻2 मीटर, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना होगा, इसमें
इसको इससे डिवाइड करोगे तो 10⁻² तो ऊपर रह गया और ये आ गया 0.166, तो इसको 0.166 इंटू 10⁻² मीटर था। ठीक है, आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से डिवाइड करोगे तो 16.6 आ गया। अब 100 इधर आएंगे तो ये तो 10⁻² था और ये 10⁻², ये मीटर, ये तो कैंसिल हो गए अपने पास। मीटर ही है या मीटर इनवर्स है? ये मीटर इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, 16.6 मीटर इनवर्स अपने पास लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह अपने तीनों आंसर आ गए। 16.66 तो मीटर इनवर्स तो आ गई इसकी वेव नंबर, और 5.0 इंटू 10⁻9 सेकेंड इनवर्स आ गई फ्रीक्वेंसी, और लेमडा आ गई इसकी 6 इंटू 10⁻² मीटर। यानी इस टाइप के इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो इसके इधर उधर घूमेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के। आई होप आई होगी बात समझ में कुछ। तो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2.8 क्या कह रहा है आपको? Number of photon light with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule energy। दो बातें हैं और इसमें कितने फोटोन होंगे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप अगर मन से पढ़ोगे तो बात आ जाएगी समझ में। 4000 पिकोमीटर है और उसकी एनर्जी कितनी है? 1 जूल एनर्जी है इसकी। इसमें नंबर ऑफ फोटोन पूछे हैं, कितने फोटोन होंगे। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहती है फोटोन की जो एनर्जी वो h नहीं होती है। तो पहले आप 4000 पिकोमीटर से जो फोटोन है वो कैलकुलेट करो, उसके एनर्जी के इक्विवेलेंट करो। तो E = h के अकॉर्डिंग हमारे पास वेवलेंथ है ये। ठीक है, तो आप लिखोगे hc/λ। ठीक है, तो ये हो गया 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, फिर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 इंटू 10⁻3, तो ये हो गए 10⁻12। पिको का मतलब 12 होता है, ये मीटर, मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड चला गया, जूल में वैल्यू आएगी। अब आप इनका निपटारा कर दो, तो ये 10⁻9 रह गए नीचे, -9 ऊपर गए तो 17 आ गए, तो ये 10⁻17, ये 34, तो ये वैल्यू रही 10⁻17 माइनस के साथ। अब और क्या रहा? 6.62 इंटू 3/4, इतना ही तो रहा। ठीक है, तो ये रहा अपने पास, आंसर नहीं आएगा। 6.62 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 4.965, यानी इतनी तो ये एनर्जी आई इस वेवलेंथ की। 1 जूल में अगर ये वेवलेंथ 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो कितने फोटोन बनेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। 4.965 इंटू 10⁻17, 4.965 इंटू 10⁻17 जूल में, 17 जूल में कितना है? 1 फोटोन है। सो इन 1 जूल कितना होगा? 1/4.965, ये इधर आ जाएगा 17 बन के। ठीक है, और ये जूल यहाँ आएगा। तो एनर्जी तो थी ना, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 1/4.965, तो 0.2014 इंटू 10⁻17 फोटोन आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स।
इसको आप डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 डिजिट रखोगे, 2 रखना चाहोगे तो ऑपरेशन करो 10/10। तो यहाँ पर इसका ऑपरेशन यानी इधर लाना है तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा इधर। ये आ जाएगी 2.014 इंटू 10⁻16। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो इधर किससे जाएगा, 2.014 आ जाएगा, ये 16। तो इतने फोटोन यहाँ इस वेवलेंथ की एनर्जी के 1 जूल में होंगे। आई होगी बात समझ में। इसी टाइप के नेक्स्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ 2.20 क्वेश्चन नंबर 2.20 के पास चलेंगे। Calculate the wavelength of an electron moving with the velocity of 2.05 into 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेवलेंथ बतानी है। ये वेवलेंथ याद रखना 2.05 इंटू 10⁻7। इतने वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बताओ। ये तो वेलोसिटी हो गई उस इलेक्ट्रॉन की। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ m आ गया ना, तो m आने से लोचा क्या हुआ, आपको वो इक्वेशन लेनी होगी। एक तरफ है E = mc² और दूसरी तरफ है E = hc/λ। c से c तो कैंसिल हो गया, ये हो गया mv = h/λ और लैम्डा = h/mv। फाइनल ये इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी इस केस में आपको, h/mv वाली। तो h 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन m। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, ये आपको पहले पता है। v इसकी वेलोसिटी जो दी हुई है वो 2.05 इंटू 10⁻7 दी हुई है, 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये चीजें हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना रह गया अपने पास, -24 ऊपर गया तो ये +24, तो ये क्या रह गया 10⁻−10। इसका तो निपटारा हो गया, 2.05, 9.1 और 6.62। आपके पास ये कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 2.21 के पास। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यस, ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, ओके, एंड कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तैयार हो? तो मास जो है वो कितना है, मास है m, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। काइनेटिक एनर्जी है 3.0 इंटू 10⁻25 जूल। कैलकुलेट क्या करना है, लैम्डा कैलकुलेट करनी है। चलो चलते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ से v² = 2/m इस साइड में, तो 3.0 इंटू 10⁻25 इंटू 2/9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो ये ऊपर तो रह गया 6, ये नीचे रह गया 9.1 और ये ऊपर जाके +31 हो गया, तो अपने पास कितना रह गया 6, 10⁻6 रह गया। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा
0.6593 इंटू 10⁻6। आप इसको 65.93 करोगे तो ऐसा करना पड़ेगा 100/100। ऑपरेशन इसका तो अप्लाई कर दिया, इस साइड में आ गए, और ये रहा 10⁴। यहाँ से v निकालोगे, अंडर रूट आता है आपको 65.93 का, तो आपको लेना है अंडर रूट, और 10⁵4 का आ जाएगा 2, तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा। इस तरह ये करना आता है ना आपको। ठीक है, 1 आएगा ये 161, तो ये 8.1 के समथिंग आएगी वैल्यू। 8.1 इंटू 10⁻², इसकी v आ गई। जब v आ गई तब आप लेमडा कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, लेमडा इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, तो लेमडा इक्वल्स टू h/mv, h है 6.62 इंटू 10⁻34, m है 9.1 इंटू 10⁻31, v है 8.1 इंटू 10⁻²। तो ये -29 तो ऐसे यहीं रह गए, और -29 ऊपर गया तो +29 +29, तो ये माइनस के साथ कितना बचा 5, 10⁻⁻5 रह गया। इसको 10⁻⁻5 कह सकते हैं ये, और इधर रह गया 6.62/9.1 इंटू 8.1। इसको सॉल्व करते हैं। 6.62, सॉरी पहले हम 9.1 इंटू 8.1, 73.71, 0.0898, 0.0898 इंटू 10⁻⁻5। ये क्या कर रहे थे हम? लेमडा कैलकुलेट कर रहे थे। किस में आएगी ये लेमडा? जूल सेकेंड, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड में आएगी ये। ठीक है, तो मीटर में आएगी। आपको करना होगा डेसिमल को राइट साइड में 2 डिजिट, 100/100। 8.98 कब आएगा? जब आप करोगे -7 मीटर। 8.98 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। या आप इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा? एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करोगे तो आपको और इस साइड में आना पड़ेगा। 9.8 इंटू 10 करना पड़ेगा एंगस्ट्रम में, तो अगर मीटर में है तो 10⁻10 करने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसको 3 डिजिट और लानी पड़ेगी। मीन्स -7 है ना, तो इसको 1000/1000 करो, तो इसका ऑपरेशन हो गया 8980, और ये 10⁻10 मीटर, जिसे हम एंगस्ट्रम कह सकते हैं। 8980 एंगस्ट्रम। इस तरह ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया। 8967, 8980 इसके अकॉर्डिंग ही आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास ये आया है इसका। तो इस टाइप से ये कई टाइप के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में इसी तरह से होंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट जो है वो आपका जो 2.35 है, 2.36 है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है जो हम और देख लेते हैं। 2.34 देखो, इसका 34 नहीं, ये 40। इस क्वेश्चन को पढ़ो। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉइल ऑफ हेवी एटम लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, ये यूज में लिए जाते हैं
bombarded by alpha particle. If the thin foil of light atoms like aluminum etc is due, what difference would be observed from above result? अगर क्या कह रहा है ये, हिंदी मीडियम वाले भी देख लो कि जनरली रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या यूज में लिए जाते हैं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो यूज में लिए जाते हैं वो गोल्ड, प्लेटिनम, ये इन्हीं की फॉइल यूज में ली गई। अगर यहाँ एल्यूमिनियम की फॉइल यूज में ली जाती तो क्या इफेक्ट होता, ये कहना चाह रहे हैं। एल्यूमिनियम गोल्ड प्लेटिनम के कंपैरिजन में लाइट वेट वाला एटम होता है, तो अगर ऐसे एटम की आप थिन लेयर बनाते और उस पर एक्सपेरिमेंट करते तो डिफरेंस ये होता कि ये जो मैंने बताया आपको कि ये जो डिफरेंट टाइप के डिफ्लेक्शन हो रहे थे ना, सेंटर से होते हुए वापस आ रहे थे इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ नहीं आते, इसमें नहीं है। ये जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है इसमें ये डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये नहीं होता अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते। मोस्टली क्या जाते, सीधे जाते या माइनर डिफ्लेक्शन से ऐसे निकल जाते, तो ये एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं होता। तो दैट्स वाई इन दिस एक्सपेरिमेंट ओनली गोल्ड और प्लेटिनम फॉइल इज यूज्ड रेदर देन एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।